respiration is process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is taken out। कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोनों गैसेस हैं, हमें नज़र नहीं आती, बट जब आप लोग सांस लेते हैं, ठीक है, आप जब सांस लेते हैं अपने अंदर जो हवा लेकर जा रहे हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन है। और फिर जब आप सांस जो है वो खारिज करते हैं, यानी कि आपकी जो अंदर से हवा बाहर निकल कर आती है सांस लेने के दौरान, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक हो गया, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, ये कौन कौन सी जो हैं काइंड्स हैं रेस्पिरेशन की, तो बेसिकली जो है 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होती है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी, ठीक है। इसमें अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। कि आपकी जो गैसेस हैं, मैंने पहले बात की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपकी गैसेस हैं, उनका जो एक चेंजिंग का फेज़ होता है, ठीक है, वो दोनों चेंज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, और ये किसके दरमियान हो रहा है, आपके लंग्स और आपके ब्लड के दरमियान। ठीक है, आपके लंग्स तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वहाँ से ब्लड के अंदर जो आपके लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, वहाँ पर ब्लड पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया होता है, वो वहाँ से उस चीज़ को लेके और आपके जिस्म से बाहर निकाल देती है और फिर ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कि आपके लंग्स और ब्लड के दरमियान जो एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन होती है गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, कि आपके खून तक जो है वो पहुंच गया है, ऑक्सीजन जो आपकी थी वो आपके खून तक पहुंच गई है, वहाँ से वो आगे टिश्यूज़ में जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आपके टिश्यूज़ में जाएगी, टिश्यूज़ में वहाँ पर वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो आपका ब्लड जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और उसके बाद जो है उसको वापस लंग्स तक ले आएगा, ताकि लंग्स के ज़रिए जो है आप उसको एक्सेल कर सकें, यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें। ओके, तो ये होती हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल जो होती है वो लंग्स एंड ब्लड के दरमियान होती है, और इंटरनल जो होती है वो अंदरूनी होती है, वो आपके ब्लड एंड टिश्यूज़ के दरमियान होती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की। फेजेस कौन कौन सी होती हैं, कौन सी ऐसी सूरतें होती हैं, हालतें होती हैं जिनके ज़रिए रेस्पिरेशन हो सकती है। तो ये भी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। ठीक है, अब टाइप्स भी 2 तरह की हैं और फेजेस भी 2 तरह की है रेस्पिरेशन की। इसको कहते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, एंड एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन, जब आप सांस ले रहे हैं, अपने अंदर की तरफ सांस खींच रहे हैं, वो आपकी इंस्पायरेशन है। ठीक है, सांस आपने अपने अंदर खींची है, वो आपकी इंस्पायरेशन है, यानी कि आपकी जो हवा थी बाहर से, जो एटमॉस्फेयर में जो बाहर से माहौल में हवा थी, वो आपके अंदर लंग्स तक चली गई जब आपने सांस अंदर की तरफ खींचा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फेज़ था हमारा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मीन जब आपकी हवा लंग्स से निकल के बाहर मुंह के ज़रिए वो बाहर फ़िज़ा में चली जाती है, बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाती है, तो उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। अब यहाँ पर इनके 2 और नाम भी हैं। जो आपकी इंस्पायरेशन है उसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन का दूसरा नाम है एक्टिव प्रोसेस, और जो आपकी एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन का दूसरा नाम है पैसिव प्रोसेस। तो ये 2 जो हैं इनके नाम हैं एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के। ज़ाहिर है जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि डाइजेशन में जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। इसी तरह से हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें कुछ ना कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए, उसको काम करवाने के लिए। तो इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर भी जो है हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो हमारी हेल्प करते हैं आपकी रेस्पिरेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कहते हैं।
ठीक है। ये जो आपका रेस्पिरेशन का एक अमल है, इसका आपके मुंह से लेके आपके लंग्स के एंड तक, जहाँ तक आपकी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, इसमें आपका नोज़, ओके, आपकी नाक के ज़रिए, ये मुंह, नोज़ एंड माउथ दोनों ही आपके इसमें आ जाते हैं, क्योंकि मुंह के ज़रिए भी हम सांस लेते हैं, नाक के ज़रिए भी सांस लेते हैं। इसके बाद आ जाता है फिरिनेक्स एंड लिरिनेक्स। लिरिनेक्स को जो है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके कौन से जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक को या कौन से बॉडी पार्ट को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। तो वो लिरिनेक्स और फिरिनेक्स, इन दोनों के दरमियान हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो लिरिनेक्स जो है वो बेसिकली आपका वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका माउथ, नोज़, फिरिनेक्स एंड लिरिनेक्स, ये चार जो चीज़ें हैं, 3 से 4 चीज़ें जो हैं, ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, ठीक है। ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इसके बाद आपका आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए जिनके दूसरे नाम है ना, वो आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं, कि हो सकता है वो पूछ लें कि विंड पाइप किसे कहते हैं, तो वो है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, और इसके बाद 2 होते हैं ब्रोंकाई। ये 2 ब्रोंकाई एंड जो है ट्रैकिया, ये दोनों मिलकर आपके ट्रैकोब्रोंकियल ट्री बनाते हैं। इन दोनों को जो है मिला के जो आपका हिस्सा बनता है वो होता है ट्रैकोब्रोंकियल ट्री, ठीक है। वो कौन सा था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब ये 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रैकोब्रोंकियल ट्री। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ब्रोंकी होता है, ठीक है, ब्रोंकी जो है आपका, वो सिंगल जो है वो ब्रोंकस कहलाता है। एक जो है एक लंग्स में जाता है और दूसरा जो है वो दूसरे लंग में जाता है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को लेबल किया हुआ सामने नज़र आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक्चर जो है अलग से भेज दूँगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। ये बेसिकली ये जो अब ट्रैकिया से नीचे जितने भी आ रहे हैं, ये सारे आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएंगे, ओके। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है 2 ब्रोंकियोल्स, ठीक है। 2 ब्रोंकियोल्स, ये स्मॉल एयर पैसेजेस होते हैं, इनको स्मॉल एयर पैसेजेस भी कहा जाता है। ये मैं आपको रिटर्न में नोट्स भी सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। और इसके साथ जो है एल्वेली जो होती हैं वो एयर सैक्स होती हैं, हवा की थैलियाँ होती हैं, वहाँ पर जो है हवा जाती है और वहाँ से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसके अलावा जो है आपको पता है कि 2 लंग्स हमारे काम करते हैं, 2 फेफड़े जो होते हैं वो तो मस्ट ही होते हैं। अगर आपके फेफड़े जो हैं वो नकारा हो जाते हैं या उनके अंदर जो है वो किसी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, तो इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लूरा। प्लूरा होता है कवरिंग ऑफ लंग्स। हमने हर चीज़ की जो है हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो एक झिल्ली में पैक्ड होती है, ताकि वो बैरूनी कोई भी चीज़ जो है उसके साथ ना टकराए, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसी तरह से हम लोगों ने उसके स्टोमक की भी पढ़ी थी, ठीक है। हम लोगों ने जो आप लोगों का था जीआई ट्रैक, उसके ऊपर भी पढ़ी थी कि उसकी आउटर कवरिंग होती है। इसी तरह से लंग्स की भी जो है आउटर कवरिंग होती है, जिसको प्लूरा कहते हैं। ये एक झिल्ली होती है, एक तह होती है लंग्स के ऊपर जो इसकी प्रोटेक्शन करती हैं, तो इसको प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, कि कुछ एक मसल्स होते हैं जो हमारे सांस लेने में मदद करते हैं। तो उन मसल्स को आप कहते हैं इंटरकॉस्टल या डायाफ्रेम, ठीक है। इंटरकॉस्टल या फिर डायाफ्रेम जो है वो उनको हम कहते हैं। तो ये आपके बेसिकली आ जाते हैं आपके ऑर्गन्स जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। बेसिकली हमारी रेस्पिरेशन में जो बेसिक यूनिट है रेस्पिरेशन का, वो कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स, ओके। पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये टर्मिनल पोर्शन है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक का, यानी कि टर्मिनल होता है ना कि 2 चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। जस्ट लाइक हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं और हमारी एल्वेली जो होती हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये जस्ट लाइक कि आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके, तो जो अंदर जानी होती है वो अंदर चली जाती है और जो बाहर निकालनी होती है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपका है रेस्पिरेटरी यूनिट। इसके बाद मैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करती हूँ कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो एक झिल्ली है वो क्या है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेम्ब्रेन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन एल्वेली एंड ब्लड।
कि ये आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना, ये उसमें यूज़ होता है कि आप लोगों की जो एल्वली होती है और ब्लड, उन दोनों के दरमियान जो आप लोगों की एक्सचेंज हो रही होती है गैसेस की, ब्लड वेसल्स के साथ जो आपकी एल्वली जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करती है, तो वो आपकी आ जाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर। यानी कि वहाँ पर एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसके ज़रिए आपके ब्लड और आपकी एल्वली के दरमियान जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इजी वर्ड्स में अगर आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। ठीक है, आपके ऑक्सीजन और आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, ये पहला उसका फंक्शन है। नेक्स्ट, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि आपकी जो हवा हमारी बाहर से होती है, आपने देखा कि कभी हवा जो है बहुत गर्म होती है, कभी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, सर्द होती है। तो बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका मकसद ये होता है कि हमारी नोज़ के थ्रू अगर, ठीक है, हमारे माउथ में सलाइवा है, इसके अलावा अगर नोज़ के थ्रू अगर हम बात करें तो नोज़ के अंदर जो है हमारी हवा जो होती है वो ऐसे ब्लड वेसल्स हमारी नोज़ में मौजूद हैं जो हवा को मॉइस्चराइज कर देते हैं, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो उसको सेट करके फिर वो अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो जो बाहर से अगर खुश्क हवा आ रही है, ठंडी आ रही है, गर्म आ रही है, उसको वो चेंज करके हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से फिर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऑल्फैक्शंस। ऑल्फैक्शंस जो होते हैं ये हम लोग पीछे पढ़ भी चुके थे ऑल्फैक्ट्री के हवाले से। ठीक है, ये सेंस ऑफ स्मेल होती है, सेंस ऑफ स्मेल बाय ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आपको खुशबू बदबू उस चीज़ के लिए जो है ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आ जाता है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन होता है हमारा जो गला होता है, ठीक है, हमारा जो अगर मैं आसान लफ्ज़ में बात करूँ तो हमारा जो नरगट होता है, ठीक है, गले में, गर्दन में जो हमारा नरगट होता है उसके बारे से ये बात हो रही है वोकलाइजेशन। तो वोकलाइजेशन बेसिकली जो है वो आपके बोलने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जो बात करते हैं, ठीक है, सांस लेते हुए बात करते हैं, ये वैसे बात कर रहे होते हैं, तो ये लिरनेक्स होता है, जिसको साउंड बॉक्स भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारी बातचीत के लिए हमें जो है आसानी मुहैया करता है। ठीक है, इसके बाद होता है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, के हमारे जो हमारी फ़िज़ा है वो प्योर नहीं है। ठीक है, हमें लगता है कि हवा जो है वो प्योर है, बट इसके अंदर छोटे छोटे जो हैं डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जब आप लोग इनहेल करते हैं, सांस क्यों कहते हैं कि नाक के ज़रिए सांस लेना चाहिए, मुंह के ज़रिए इतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी नोज़ के अंदर जो हेयर है, ठीक है, हमारी नाक में जो बाल हैं और इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, एक जो गीली गीली सी पानी की एक झिल्ली वहाँ पर मौजूद है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जब हमारी नोज़ के थ्रू हम सांस लेते हैं, वो जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हमें नज़र नहीं आते, वो आपके नोज़ के हेयर और उसके अलावा जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में स्टिक हो जाते हैं और वो आपके अंदर नहीं जाते, आपके बॉडी में नहीं जाते, ताकि वो ख़राब ना हो। अब ज़ाहिर है, अब एक चीज़ जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है, वो अगर हमारी बॉडी में चली जाएगी तो वो इन्फेक्शंस या फिर जर्म्स का ज़रिया बन सकती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपकी बॉडी के अंदर ये डस्ट पार्टिकल्स चले भी जाते हैं, सपोज़ कोई डस्ट पार्टिकल जो है आपके अंदर चला गया है, तो जब आप लोग खांसते हैं तो उस टाइम वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं, या फिर जब आप स्नीजिंग करते हैं, यानी कि आपको छींक आती है ना, तो उस टाइम भी जो है वो एक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, एक अचानक से हमें छींक आ जाती है, तो वो भी उस तरह से भी आपके जो डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले गए होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं। तो ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि हमारे जिस्म में जो है, जो हमें ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों की, वो किसी ना किसी ज़रिए से बाहर निकल आती है। इसके बाद आ जाता है ये हमारा, इसका फंक्शन क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज़्म है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं जाने देता, उनसे ये आपको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, कि आपके जो बॉडी का वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, कि अगर जब आप लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब आप लोग इनहेल एक्सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, जब सांस खारिज कर रहे होते हैं, एक्सेल कर रहे होते हैं, तो कुछ एक जो अमाउंट होती है पानी की, वो भी आपके सांस के ज़रिए बाहर निकल जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ एक अमाउंट आपके पानी की भी, वो भी बाहर निकल जाती है। तो ये कोशिश करता है कि आपका जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन रखे। नेक्स्ट आपका जाता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा जो हीट और वाटर का लॉस होता है, स्पेशली जो गर्मियों में होता है,
ठीक है। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है कि हमारा जो पानी लूज़ हो रहा होता है पसीने के ज़रिए या किसी न किसी तरह से पानी का खराज हो रहा होता है, तो उस चीज़ को ये मेंटेन करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो अक्सर रिपोर्ट्स वगैरह पर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि पीएच लेवल लिखा होता है। तो वो जो पीएच लेवल होता है ना, उसको मेंटेन करना वो हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक का काम होता है कि वो हमारा पीएच लेवल जो है उसको मेंटेन रखे। इसके बाद आ जाता है स्वेलिंग, इसको डिग्लूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये भी अगर आप लोग देखें ना, आप लोग जब खाना खा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं तो वो नवाला आप लोगों को फंस जाता है, तो वो उससे भी ये होता है कि आपको खांसी आ जाती है, या फिर अक्सर कोई एक बंदा जो है वो आपके पीछे से मारते हैं तो वो आपका नवाला जो है बाहर निकल आता है। लेकिन बेसिकली कहते हैं कि ऐसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो है एक खुराक की नाली है, एक सांस की नाली है, तो वो हो सकता है कि वो वहाँ से नवाला जो है वो बिल्कुल अटक जाए या वो आपकी सांस की नाली में नीचे चला जाए। तो ये जो है ना ये पुरानी टेक्निक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है ना उसके लिए ज़ोर ज़ोर से खांसना चाहिए, ठीक है। तो उसके ज़रिए जो है वो आपका नवाला बाहर निकल आएगा और आपके फूड पाइप में चला जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ एक पॉइंट्स थे आपके रेस्पिरेशन के हवाले से जो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है।